नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमारा भारतीय संविधान सिर्फ कुछ अनुच्छेदों का कोई बोरिंग सा कलेक्शन नहीं है, बल्कि यह एक जीती जागती मार्गदर्शिका है। आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिकोड करने वाले हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। इस स्टडी गाइड के माध्यम से ना हम इन भारी भरकम कानूनी बातों को एकदम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, ताकि एग्जाम्स में आपका कोई भी सवाल गलत ना हो। तो चलिए, बिना किसी देरी के इसे गहराई से समझते हैं। आज की हमारी इस स्टडी का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की। फिर हम शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर आएंगे। इसके बाद स्मारक, न्यायपालिका और शांति से जुड़े निर्देश देखेंगे। फिर हम जानेंगे मूल कर्तव्यों के इतिहास के बारे में और आखिर में चर्चा करेंगे हमारे 11 मूल कर्तव्यों पर। तो आइए भाग 1 से शुरुआत करते हैं, समान नागरिक संहिता। भाग 4 की शुरुआत करते हुए हम सबसे पहले इस बहुत ही चर्चित विषय को समझेंगे, संविधान का अनुच्छेद 44। आखिर इसका लक्ष्य क्या है? इसका सीधा सा उद्देश्य है पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए दीवानी मामलों में एक समान कानून लागू करना। लेकिन इसे अच्छे से समझने के लिए हमें पहले दीवानी और आपराधिक मामलों के बीच का फर्क समझना होगा। अंतर बहुत ही स्पष्ट है। आपराधिक मामले जो होते हैं ना, जैसे चोरी, हत्या या डकैती, उनके लिए पूरे देश में हर किसी के लिए एक ही कानून है, राइट? लेकिन जब बात दीवानी मामलों की आती है, जैसे शादी, तलाक या संपत्ति का उत्तराधिकार, तो वर्तमान में अलग अलग धर्मों के अपने अलग अलग कानून हैं। अनुच्छेद 44 इन्हीं दीवानी मामलों में एकरूपता यानी यूनिफॉर्मिटी लाने का निर्देश देता है। चलिए इसे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से जोड़ते हैं। शाह बानो बेगम का ऐतिहासिक मामला हमेशा याद रखने योग्य है, जहां मुस्लिम महिलाओं के लिए तलाक के बाद भरण पोषण यानी एलिमनी पाने के अधिकार पर जोर दिया गया था। और हाँ, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा कि फिलहाल भारत में गोवा और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू है। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण। कानूनी बातों से आगे बढ़कर अब हम उन अनुच्छेदों पर नजर डालते हैं जो सीधे तौर पर पब्लिक हेल्थ और सोशल वेलफेयर से जुड़े हैं। अनुच्छेद 45 से लेकर 48 तक। यहाँ से हमें राज्य की कल्याणकारी भूमिका दिखती है। अनुच्छेद 45 राज्य को निर्देश देता है कि वो 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन का इंतजाम करे। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है 1975 में शुरू की गई ICDS यानी आंगनवाड़ी योजना। वहीं अनुच्छेद 46 समाज के कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए शिक्षा और आर्थिक मदद का प्रावधान करता है। देखिए, कोई भी देश बिना अच्छी सेहत के मजबूत नहीं हो सकता। अनुच्छेद 47 राज्य को न्यूट्रिशन लेवल सुधारने और नशीले पदार्थों पर बैन लगाने का निर्देश देता है। इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है बिहार और गुजरात में लागू शराबबंदी। इसके ठीक बाद आता है अनुच्छेद 48, जो खेती और पशुपालन को आधुनिक बनाने की बात करता है, जिसके लिए नई प्रयोगशालाएं खोली जा सकती हैं और साथ ही ये गोवध पर भी रोक लगाता है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, स्मारक, न्यायपालिका और शांति। नीति निर्देशक तत्वों के इस आखिरी चरण में हम राष्ट्रीय विरासत, कानूनी प्रशासन और हमारी विदेश नीति से जुड़े निर्देशों को समझेंगे। इन नियमों को अमूर्त मत समझिए, इनका असल असर देखिए। अनुच्छेद 48A पर्यावरण और वन्यजीवों के संरक्षण की बात करता है। बिल्कुल इसी निर्देश का पालन करते हुए 1972 का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। और अनुच्छेद 49 ये हमारे राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा का निर्देश देता है, जिसका एक शानदार उदाहरण है यूपी सरकार द्वारा ताजमहल का लगातार संरक्षण किया जाना। शासन व्यवस्था को बैलेंस रखने के लिए अनुच्छेद 50 बहुत ही क्रूशल है। ये सुनिश्चित करता है कि लोक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के काम में दखल न दें, यानी दोनों के बीच एकदम स्पष्ट सेपरेशन हो। और अंततः अनुच्छेद 51, जो राज्य को इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा देने, देशों के बीच अच्छे संबंध बनाने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से सुलझाने का निर्देश देता है। अब परिप्रेक्ष्य थोड़ा बदलते हैं। भाग 4, मूल कर्तव्य का इतिहास। भाग 4A, अनुच्छेद 51A। अब तक हमने ये देखा कि राज्य को क्या करना चाहिए, लेकिन एक नागरिक के तौर पर हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं, है ना?
हमारे मूल कर्तव्यों का इतिहास बड़ा ही रोचक है। क्या आपको पता है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब ये कर्तव्य उसका हिस्सा थे ही नहीं? जी हाँ, इन्हें बाद में पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित होकर जोड़ा गया। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन के जरिए 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। यहाँ एक बड़ा मजेदार फैक्ट है, समिति ने वास्तव में सिर्फ 8 कर्तव्यों की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने 10 शामिल किए और फिर बाद में 2002 में एक और कर्तव्य जोड़ दिया गया। आगे बढ़ने से पहले यहाँ एग्जाम्स में बार बार पूछा जाने वाला एक बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या इन कर्तव्यों का पालन न करने पर किसी नागरिक को कोर्ट घसीटा जा सकता है? सोचिए जरा। तो इसका जवाब है नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित यानी नॉन जस्टिशिएबल होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप इनके उल्लंघन पर सीधे कोर्ट नहीं जा सकते। ये असल में नागरिकों का राज्य के प्रति एक नैतिक कर्तव्य है। हालांकि लोगों को इनके प्रति जागरूक करने के लिए 1999 में वर्मा समिति का गठन किया गया था और जैसा कि हमने अभी देखा, 2002 में 86वें संशोधन के जरिए 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे इनकी कुल संख्या 11 हो गई है। भाग 5 11 मूल कर्तव्य। आइए अब फटाफट देखते हैं कि आखिर वो 11 कर्तव्य हैं कौन से जो हर भारतीय नागरिक से अपेक्षित हैं। पहले 5 कर्तव्य हमारी राष्ट्रीय पहचान और एकता की नींव रखते हैं। इनमें संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का पूरे दिल से सम्मान करना शामिल है। हमें उन महान आदर्शों को भी हृदय में संजोना है जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। भारत की संप्रभुता और एकता की रक्षा करना और पुकारे जाने पर देश की हिफाजत करना हमारा कर्तव्य है। और एक बहुत ही अहम बात, समाज में भाईचारा बढ़ाना और ऐसी सभी प्रथाओं का त्याग करना जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हों। बाकी के कर्तव्य हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत विकास पर फोकस करते हैं। हमारी गौरवशाली और मिश्रित संस्कृति का सम्मान करना, हमारे प्राकृतिक पर्यावरण को बचाना जिसमें जंगल, झीलें, नदियां और वन्यजीव आते हैं, अंधविश्वासों से दूर रहकर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति को हमेशा सुरक्षित रखना और हिंसा से कोसों दूर रहना, हर फील्ड में एक्सीलेंस के लिए कोशिश करना। और आखिर में वो 11वां कर्तव्य जिसे 2002 में जोड़ा गया कि माता-पिता या अभिभावकों की ये ड्यूटी है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर जरूर प्रदान करें। इस पूरे विषय का विश्लेषण करने के बाद एक बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के की 2 पहलू हैं। नीति निर्देशक तत्व अगर राज्य को एक कल्याणकारी दिशा दिखाते हैं, तो मूल कर्तव्य नागरिकों को याद दिलाते हैं कि राष्ट्र निर्माण में उनका भी एक बहुत ही एक्टिव रोल है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए आपके लिए एक विचारणीय प्रश्न, कोई भी राष्ट्र आखिर कैसे तरक्की कर सकता है अगर उसके नागरिक सिर्फ अपने अधिकारों की मांग करें और अपने कर्तव्यों को भूल जाएं? एक मजबूत लोकतंत्र सिर्फ सरकारी नीतियों से नहीं बल्कि जागरूक और जिम्मेदार नागरिकों से बनता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस स्टडी गाइड से आपको नीति निर्देशक तत्वों और मूल कर्तव्यों से जुड़ा हर एक कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अपने एग्जाम्स की तैयारी ऐसे ही बेहतरीन तरीके से करते रहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।